जो मध्यकालीन भारत है 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। पहला पॉइंट है कि 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार था, उसका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और किस लिए किया था? पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना वाला जो इलाका है, गंगा यमुना जो नदी है जिस क्षेत्र में बहती है, उन इलाकों के लिए मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। फिर 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। वो किस अर्थ में किया था? वो जो था भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ अलग अलग रहा। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मिन्हाज-ए-सिराज है, 16वीं सदी में बाबर है। मिन्हाज-ए-सिराज का मतलब जो था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना वाला जो इलाका है, गंगा यमुना के बीच वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र को उसने हिंदुस्तान कहा। और बाबर जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया 16वीं सदी में, तो उसने यहाँ के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहा। फिर मध्य युग में जो विदेशी होते थे, विदेशी का मतलब होता था कि किसी गाँव में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उस व्यक्ति को विदेशी कहा जाता था जो उस गाँव से अनजान होता था, अनजाना व्यक्ति होता था, जो समाज संस्कृति का अंग नहीं होता था। तो उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उसी व्यक्ति को जो है विदेशी कहा जाता था। और इस काल में यानी 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल का इतिहास जानने के लिए जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसे सिक्का है, सिक्का का उपयोग किया जाता है, शिलालेख, स्थापत्य और या लिखित सामग्री। तो इन सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उस वक्त का इतिहास जानने के लिए। फिर अब आपको जो है उस वक्त के समय में दो लिपियाँ जो थी, दो लिपि प्रचलित थी। एक नस्तलीक लिपि थी, एक जो है शिकस्त लिपि होती थी। तो नस्तलीक लिपि बाईं ओर से लिखा जाता था, शिकस्त लिपि दाहिने ओर से लिखा जाता था। ये जानना है कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच में जो लेखन कला है, लेखन कला दो लिपियों के माध्यम से होता था। एक नस्तलीक लिपि होती थी और दूसरी शिकस्त लिपि होती थी। नस्तलीक लिपि को बाईं ओर से लिखा जाता था और शिकस्त लिपि को दाहिने तरफ से लिखा जाता था। फिर 14वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुए, नाम है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार लिखा था 1356 ईस्वी में। फिर दूसरी बार जो दूसरा वृत्तांत लिखा गया उसके 2 साल बाद थे, यानी 1356 में पहली बार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत लिखा। फिर 1358 में दूसरी बार लिखा था। यह जो काल है यानी 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का जो समय है, ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, ये सारे रूपों से परिवर्तन का काल रहा। आर्थिक परिवर्तन भी रहा, सामाजिक परिवर्तन भी रहा, सांस्कृतिक परिवर्तन भी रहा, ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन भी रहा। कई सारे परिवर्तन देखने को मिलता है इस समय के अंतर्गत। 700 ईस्वी से लेकर 1750, लगभग 1000 वर्ष का जो इतिहास है इस साल में। इस काल में मुख्य रूप से राजपूत समुदायों का उदय देखने को मिलता है। राजपूत समुदायों का महत्व बढ़ा है। इस युग में जंगलों की कटाई हो रही थी। ये जो समय, इसमें जंगल की खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण नई जो वनवासी जातियाँ थी उनको मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ लोग खेती में लगना पड़ा, कुछ लोग किसान हो गए और कुछ लोग जो है मजदूरी करने लगे या दूसरे क्षेत्र में चले गए। उसी वक्त जो यही जो समय है 7वीं सदी में जो कुरान शरीफ का संदेश आया था भारत में, किसके माध्यम से? व्यापारियों और अप्रवासियों के माध्यम से भारत में कुरान शरीफ का संदेश आया हुआ था। ये 7वीं ईस्वी सदी का समय है। फिर मुसलमान जो है, मुसलमान 2 प्रकार के होते हैं, एक शिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं। तो शिया मुसलमान उनको कहा जाता है जो अली को अपना, अली थे जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, उनके दामाद का नाम अली था। तो अली को मुसलमानों का विधि सम्मत जो लोग नेता मानते थे वो शिया मुसलमान कहलाए। और जो सुन्नी मुसलमान थे ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ये मानते थे कि खलीफा होना चाहिए, खलीफा का प्रभुत्व होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार से इस वजह से मुसलमान समुदाय बटा। फिर 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य, कई सारे राज्य थे। गुर्जर प्रतिहार था मध्य प्रदेश वाला इलाका में। फिर पाल वंश था उस वक्त में, तो ये बंगाल बिहार वाला इलाका में। राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट वंश उस दक्कन के पठार महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एरिया में।
चोल वंश था कावेरी नदी के उत्तर में, चेर वंश था कावेरी नदी के पश्चिम में, और पांड्य वंश था कावेरी नदी के दक्षिण में। ये सारे महत्वपूर्ण वंश हुआ करते थे इस समय में। राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट वंश का जो शासन था दक्कन प्रदेश में था, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला एरिया में, जो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये जो कौन थे, यानी चोल वंश वाले जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे वो शुरुआत में जो थे कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक जो है राष्ट्रकूट शासक हुआ, उसका नाम दंती दुर्ग था। उसने चालुक्य स्वामी की जो अधीनता है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसने नहीं स्वीकार किया और उसे हराया। ये चालुक्य जो थे, चालुक्य के जो राजा थे उनको हराया गया, किसके द्वारा, दंती दुर्ग द्वारा। दंती दुर्ग कौन था, दंती दुर्ग जो था राष्ट्रकूट प्रधान था। राष्ट्रकूट वंश का जो शासक, राष्ट्रकूट कहाँ पे थे, दक्कन के पठार वाला एरिया में, और उसे हराकर हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया, एक यज्ञ करवाया। ये यज्ञ ये होता था कि अगर कोई व्यक्ति जो है जन्म से अगर क्षत्रिय नहीं है तो ये अगर व्यक्ति हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ अगर ब्राह्मणों की जो सहायता से कर लेता था तो उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था, क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। इसका मतलब यही था। इसने कदम मयूर शर्मण, उस वक्त में दो ब्राह्मण वंश का भी राज चल रहा था। कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण थे। इन्होंने क्रमशः कर्नाटक, ये कदम मयूर शर्मण थे कर्नाटक में राज कर रहे थे, और जो गुर्जर प्रतिहार वाले थे राजस्थान में अपना शासन चला रहे थे। ये दोनों ब्राह्मण राजा थे। कहने का मतलब है कि उस वक्त ये नहीं था कि केवल राजपूत राजाओं का शासन था, उस वक्त कई सारे जातियाँ भी थी जिनमें कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार का वर्णन आता है। ये दोनों जो लोग थे, दोनों जो जातियाँ थी, दोनों जो वंश थे वो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, ब्राह्मण वंश के राजा हुआ करते थे। तो अगर कोई व्यक्ति मतलब कि उस वक्त ये मानना जाता था कि राजा होना चाहिए तो क्षत्रिय कुल से हुई होना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय कुल का नहीं होता था तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाता था ब्राह्मणों की सहायता से, और अपना जो है एक क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। फिर तमिलनाडु में शासन करने वाला, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है इसमें चोल वंश शासन करता था। चोल वंश के अभिलेखों में 400 से ज़्यादा प्रकार के कर का वर्णन बताया गया है कि 400 से ज़्यादा प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, जिसमें वेट्टी एक प्रकार का कर आता है, जबरन जो श्रम का कर है, जबरन श्रम पे कर लिया जाता था, एक कदमई कर आता था चोल वंश में, वो भू राजस्व से संबंधित कर था। तो ये दोनों करों को आपको याद करना है, एक जो वेट्टी है और एक कदमई कर है। वेट्टी जो है जबरन श्रम से संबंधित कर है और जो कदमई है वो भू राजस्व से संबंधित कर है। फिर ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति मिली है, ग्वालियर में एक प्रशस्ति मिली है जो नागभट्ट प्रतिहार नरेश है। तो नागभट्ट के बारे में, नागभट्ट के कामों का वर्णन उस प्रशस्ति में है। यानी ग्वालियर से प्राप्त, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर से प्राप्त प्रशस्ति में किस राजा के बारे में वर्णन है, तो नागभट्ट है। और नागभट्ट किस वंश के थे, तो ये प्रतिहार नरेश थे नागभट्ट। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य लिखा गया। 12वीं सदी में राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास भी लिखा गया है, कलहड़ लिखे हैं। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष आता है। त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज को आधिपत्य को लेकर आता है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पे रहते थे गुर्जर प्रतिहार वाले, ठीक है। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश जो दक्कन के पठार वाला एरिया है, राष्ट्रकूट वंश, और फिर से जो है पाल वंश बंगाल वाला इलाका। इस तीनों वंश का आपस में युद्ध होता रहा। कहाँ खातिर, कनौज को कब्जा में करने के लिए। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच माना जाता है, यही संघर्ष कर रहे थे। फिर अफगानिस्तान की गजनी था, जिसको सुल्तान महमूद भी कहा जाता है, चाहे महमूद गजनवी भी कहा जाता है। तो ये 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के इलाका में एक गजनी साम्राज्य है और वहीं का जो सुल्तान गजनवी था, ठीक है, अल्पतगीन वहाँ के संस्थापक माने जाते हैं। गजनी साम्राज्य के अल्पतगीन, उसके बाद सुबुक्तगीन उसका दास या दामाद होता है। सुबुक्तगीन का दो लड़का होता है, एक इस्माइल एक गजनवी। इस्माइल को हत्या करके उसको हटाकर फिर गजनवी राजा बनता है 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। और इस क्रम में
ये जो गजनवी है ये इस क्रम में भारत पर जो 17 बार आक्रमण करता है। सुल्तान महमूद अपने साथ अलबरूनी नामक विद्वान रखता था, जो महमूद गजनवी है, जिसने अरबी में ये जो क्या बोलते हैं अलबरूनी था, ये तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखा, या किताब उल हिंद आता है। तो ये किसके दरबार में रहता था, किसके साथ रहता था, ये मोहम्मद गजनवी के साथ रहता था। कभी कभी मोहम्मद गजनवी का नाम सुल्तान महमूद भी आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर चौहान वंश के राजा जो थे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, अजमेर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे ये लोग चौहान वंश वाले राजा शासन करते थे। और ये लोग जो इनको कहाँ से विरासत मिली थी, यहाँ इस क्षेत्र में, तो तुमरों से इन्होंने युद्ध करके जीता था। और ये जो है अपने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना जो सीमा विस्तार है, सीमा विस्तार इन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया। तो पश्चिम की ओर जब बढ़ाने का कोशिश किया तो वहाँ पे गुजरात मिला, चालुक्य वंश बड़ी टक्कर हुई। और पूरब में अगर चले तो उधर गढ़वाल वंश मिला, जयचंद की जो पुत्री थी संयुक्ता को लेकर पृथ्वीराज चौहान भागा भी था। इसी वजह से दोनों साम्राज्य के बीच युद्ध का विवाद का मुख्य कारण यही था। तो ये वजह रहा, और जिसमें जो है चौहान वंश था। चौहान वंश एक प्रसिद्ध साम्राज्य रहा, और चौहान वंश पे फिर आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का। गौर एक प्रांत था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 15 से 26 में। ये क्वेश्चन आते रहता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और इस जीत होने के बाद जो है एक तरीके से जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी जीत के लिए, तो वो निश्चिंत हो गए थे, ये व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन मोहम्मद गौरी हार के अगली बार जब गया तो 1 साल पूरे तरीके से मतलब युद्ध की तैयारी किया, और उसको उसी क्रम में उस युद्ध की तैयारी करने के क्रम में 2 उसके दास मिलते हैं, 2 सेनापति मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। इन दोनों सेनापतियों के सहयोग से जो ये मोहम्मद गौरी है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है, फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और इस क्षेत्र पे कब्जा होता है, और मोहम्मद गौरी जो है अपना जो एक तरीके से शासन संभालने का जिम्मा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन संभालने का जिम्मा होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन चलाते हैं। फिर 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होते ही ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना करता है। फिर चोल वंश के बारे में जानना है। तमिलनाडु में जो चोल वंश था, चोल वंश कैसे सत्ता में आया था, उसकी क्या कहानी है। कावेरी डेल्टा में, कावेरी नदी का जो डेल्टा है उसमें मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। किसकी? मुटरियार परिवार की सत्ता थी, मुखिया परिवार था, उनकी सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के, कांचीपुरम के जो पल्लव वंश के जो राजा थे उनके मातहत थे, उन्हीं के मतलब अंडर में यह काम करते थे। मुटरियार वंश के जो मुखिया थे, और वो कावेरी डेल्टा के क्षेत्र पे ये लोग थे। फिर घटना क्या होती है, उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार, एक दूसरा परिवार है, एक मुटरियार शासन कर रहा था, उरैयार एक चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ये भी था। उसी वंश का एक व्यक्ति होता है, नाम होता है विजयालय। विजयालय 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराया और वहाँ पे कब्जा कर लिया, उस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। डेल्टा पर कब्जा करके उसने 2 काम किया, एक तंजावुर शहर बनवाया, एक निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। वहाँ कावेरी नदी का जो डेल्टा जिस पर मुटरियार वंश का शासन हुआ करता था। फिर जो है दक्षिण और उत्तर में, दक्षिण में पांड्य वंश था, उत्तर में पल्लव वंश था, जिस पल्लव वंश के अंडर में मुटरियार काम कर रहे थे। तो इन दोनों को, ये आगे के इनके जो उत्तराधिकारी हुए चोल वंश के, इन दोनों को अपने अंडर मिला लिए, राज्य के हिस्सा बना लिए, अपने चोल वंश के राज्य के हिस्सा बना लिए। सबसे शक्तिशाली चोल जो शासक था उसको राजराज प्रथम कहा जाता है, और ये 950 ईस्वी में राजा बना था। इसी का पुत्र राजेंद्र प्रथम था। दोनों बहुत ही बड़े बड़े महत्वाकांक्षी शासक थे।
वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी क्रम में जो राजराज प्रथम थे उसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उससे भी बड़ा महत्वाकांक्षी होकर निकला। तो राजेंद्र प्रथम का अभियान कई सारे क्षेत्रों में रहा। गंगा घाटी में भी उसने अभियान किया था, दक्षिण पूर्व एशिया वाला इलाका में भी, श्रीलंका में भी उसका अभियान रहा था। ये जो राजेंद्र प्रथम है, तो चोल वंश के ये महत्वपूर्ण शासक रहे हैं राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का जो तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल शासक द्वारा बनवाए गए थे। तंजावुर का मंदिर विजयालय बनवाया था। गंगईकोंड चोलपुरम का तंजावुर, ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए। चोलकालीन मंदिर जो केवल पूजा आराधना का स्थल नहीं था, केवल पूजा ही नहीं होता था, वहाँ पे आर्थिक व्यवसाय से संबंधित गतिविधियाँ होती थी, सामाजिक गतिविधियाँ होती थी, सामाजिक जीवन का व्यवसायिक सामाजिक जीवन के ये वो केंद्र थे। कहने का मतलब कोई सामाजिक अगर आयोजन होता था तो वहीं पे होता था। व्यवसाय से संबंधित भी गतिविधियाँ होती थी, व्यवसायिक केंद्र भी वो मंदिर हुआ करते थे चोल काल में। अब ये चोल काल की जो साम्राज्य था, प्रशासन था, किस प्रकार से चलता था, इसको जानना है। इसमें जो चोल काल में जो किसानों की बस्तियां होती थी उनको ऊर कहा जाता था, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, फिर ग्राम परिषद और नाडू को न्याय करने का अधिकार मिलता था, उन्हें कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था। एक प्रकार के मूवेंद वेलन एक किसान होता था जो तीनों राजाओं की अपनी सेवाएं देने प्रदान करने वाला जो राजा होता था उसको किसान होता था, उसको मूवेंद वेलन कहा जाता था। फिर उसी अरैयार होता था, उसको प्रधान को अरैयार कहा जाता था चोल काल में। वे लाल जाति के किसानों ने चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा नियंत्रण, नाडू जो है गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, तो वे लाल जाति के जो किसान थे, नाडू जो संस्था थी, गाँवों के जो समूह था उन पर अच्छा नियंत्रण था वे लाल जाति के किसानों का। उस वक्त भूमि का जो प्रकार होता था, 5 प्रकार की भूमियाँ होती थी। एक विलन वगाई भूमि होती थी, तो विलन वगाई वैसी भूमि होती थी जिसपे ब्राह्मण गैर ब्राह्मण उसके मालिक होते थे। एक ब्रह्मदेव भूमि होती थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। एक साला भोग होता था, विद्यालयों को चलाने के लिए जो रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोग कहा जाता था। एक देवदान होता था या तिरुन मट्टुकनी भूमि, देवदान कहिए या तिरुन मट्टुकनी भूमि, ये ऐसी भूमि होती थी जो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। फिर पल्ली चंदम एक प्रकार की भूमि होती थी, ये जैन संस्थानों को दी गई भूमियाँ होती थी। तो 5 प्रकार की भूमि है। 5 प्रकार की भूमि एक बार फिर से सुनिएगा। विलन वगाई गैर ब्राह्मण जिसके मालिक होते थे। फिर ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग विद्यालयों के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, देवदान मंदिरों को दी गई भूमि, और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये इस प्रकार की भूमियाँ होती थी चोल काल में। फिर तमिलनाडु के चिंगलपूट जिला में उत्तर मेरूर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। चिंगलपूट जिला में उत्तर मेरूर जगह है, वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें ब्राह्मण सभा के संगठन के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण सभा का संगठन कैसे होता था। और ये संगठन के लिए कई ब्राह्मण सभा की जो संगठन थी, ब्राह्मण सभा की सदस्यता के लिए कई सारी शर्तें थी, उनको मानना पड़ता था। कौन कौन सा था कि ब्राह्मण सभा का वही सदस्य हो सकता है जो जिसका अपना भूस्वामी हो, यानी अपना जमीन हो, अपना घर होना चाहिए, उसका उम्र 35 से 70 वर्ष होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए और प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी ब्राह्मण सभा का सदस्य बनाया जाता था चोल काल में। और उसी समय में, जिस समय में तमिलनाडु में चोल वंश था, उसी समय में चीन में तांग राजवंश था। हम लोग का जो पड़ोसी देश चीन है वहाँ पे तांग राजवंश था। और ये जो राजवंश है 7वीं से 10वीं शताब्दी तक ये शासन किया था, लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। इसकी राजधानी सियान थी तांग राजवंश की। और प्रशासन जो होता था, परीक्षाओं के माध्यम से अधिकारी चुने जाते थे और वो उस शासन को चलाते थे तांग राजवंश के। फिर हम लोग को जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में समझना है। दिल्ली जो महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में आके बना, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था। जो तोमर थे ये वहीं राजस्थान, अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र पे थे, तो इनको चौहानों ने पराजित किया। दिल्ली में देहलीवाल सिक्के ढाले जाते थे। अगर देहलीवाल सिक्के पूछा जाए कि कहाँ ढाले जाते थे, तो दिल्ली में ढाले जाते थे। फिर कई सारे राजपूत वंश रहे, जैसे तोमर रहे, तोमरों को पराजित किया चौहानों ने।
और तोमर वंश का शासक था अनंगपाल। अनंगपाल को ही जो है दिल्ली की स्थापना का श्रेय माना जाता है। तो अनंगपाल था, अनंगपाल 1133 से 1145 ईस्वी तक शासन किया। फिर चौहान वंश का शासन आया 1165 से 1192 ईस्वी तक। फिर चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने 1175 से 92 तक शासन किया था। और 91 और 92, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है। और फिर जो तुगलक वंश का शासन स्थापित होता है। और जो तुगलक वंश में कई सारे कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पहले ही बता चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो व्यक्ति था वो सेनापति हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, और दास भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। इसमें 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये भी क्रम ही है, पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश का क्रम है, जिसमें जो गुलाम वंश का जो समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का समय है। फिर खिलजी वंश है 1290 से 1320 ईस्वी तक। और फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश है 1320 से 1414, और 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश। और फिर लोदी वंश है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ये 5 वंशों का क्रम है। इसके जो महत्वपूर्ण राजा रहे, उन राजाओं का जो समय है, शासनकाल है, वो कब से कब तक रहा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक तो शासन करता रहा। फिर उसका इल्तुतमिश, उसका दामाद था, दास भी था। तो इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश के प्रमुख शासक ये रहे हैं। फिर इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान, वो 1236 से लेकर 1240 तक शासन की। फिर गयासुद्दीन बलबन आता है, महत्वपूर्ण शासक रहे हैं ये लोग, 1266 से 1287 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। फिर खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण नाम आता है। खिलजी वंश का जो समय है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का समय है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति है शासन करने वाला तुगलक वंश में। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1324 ईस्वी तक शासन करता है। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर सैयद वंश में खिज़र खान संस्थापक भी थे, और 1454 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहता है, जिसमें 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज़र खान का शासन रहता है। यही महत्वपूर्ण शासक थे। लोदी वंश के महत्वपूर्ण शासक बहलोल लोदी हुए, ये 1451 से 1489 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। फिर अभी जो शुरुआत में हम लोग पढ़े थे कि मिनहाज सिराज जो व्यक्ति था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना वाला इलाका के लिए। तो मिनहाज सिराज का मानना था, ये जो इतिहासकार था इसका ये मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाया है, आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ये उसका मानना था। और ये किसका आलोचना कर रहा था? जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान की आलोचना कर रहा था कि रजिया सुल्तान को शासक नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि रजिया सुल्तान ही उस वक्त की केवल महिला शासिका थी। उस वक्त कई सारी महिला शासिकाएं, काकतीय वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, ये भी महिला शासिका थी, 1262 से लेके 1289 ईस्वी तक रही उस समय में। चूँकि इल्तुतमिश पहले शासिका थी, महिला थी, ये 1236 से 40 तक ये रही रजिया सुल्तान। लेकिन रुद्रमा देवी काकतीय वंश की रानी थी, वो 1262 से 89 तक, जो वारंगल क्षेत्र का वंश है। फिर कश्मीर में भी वो जो महिला शासिका थी, दिद्दा नाम था, कश्मीर की रानी दिद्दा थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कई सारे अभियान चलाए गए। खिलजी वंश का शासक था, जो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक का शासन चलाता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जो समय 1296 से 1316 ईस्वी तक होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का कई सारा अभियान चला था। उसमें जो है 1299 ईस्वी में उसने पहला अभियान गुजरात पे चलाया था। फिर वारंगल में अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का 1302 ईस्वी में। फिर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे
अभियान चलाता है, फिर देवगिरी पे अभियान करता है। दिल्ली से देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दिल्ली से गुजरात का अभियान। तो यहाँ पे अभियान का क्रम भी आ सकता है, पहले गुजरात में 1299 में, फिर 1302 में वारंगल में, फिर 1303 में जो है 1303 चित्तौड़ पे, और फिर 1305 ईस्वी में देवगिरी का अभियान देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुब मीनार की निर्माण का श्रेय इसको जाता है। कुतुब मीनार को एक सुल्तान ने नहीं, 3 सुल्तान मिलकर बनवाए थे कुतुब मीनार को, 3 सुल्तानों द्वारा। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। उसमें जो कुतुब मीनार जो है ये मस्जिद, अगला जो जानना है कि मस्जिद जो है अरबी शब्द है, और मस्जिद का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की इबादत करने के लिए बैठता है, आराधना में सजदा करता है, उसी स्थान को क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है। अब जो मस्जिद होता है, भारत से चूँकि अरब जो है, मक्का जो है वो पश्चिम में है, तो जो नमाज पढ़ा जाता है पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ा जाता है। तो ये जो मक्का की ओर दिशा में नमाज जो पढ़ने की, मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है, किबला। फिर उसी वक्त मोठ की मस्जिद का निर्माण हुआ था, सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कई सारे छोटे छोटे जो कर्म करने वाले जो लोग थे उनको अपने उच्च अधिकारी बनाया था। जैसे अजीज खुमार थे, शराब बनाने वाले व्यक्ति थे। फिर फिरूज हजाम नाई थे, मनका तबाख बावर्ची थे, लड्डा और पीरा माली थे। इनको ऊंचे प्रशासनिक पदों पे नियुक्त किया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक। और इसी वजह से बर्नी ने इस मोहम्मद तुगलक को बहुत ज़्यादा आलोचना किया है। बर्नी ने नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए राजनीतिक विवेक में नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में इनको प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक विवेक का नाश हो गया, किसका? मोहम्मद तुगलक का, और जो है प्रशासन करने की अक्षमता का यह प्रदर्शन है। फिर इक्ता क्या होता था? इक्ता जो संभालने वाले अधिकारी होते थे, जो क्षेत्र को बांटा गया था इक्ता में, उनको इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का काम क्या था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था, और अपनी सैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में मुक्ति क्या करते थे? उस क्षेत्र से टैक्स लेते थे, इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। फिर अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राजा अपने नियंत्रण में, मुक्ति के हाथ में नहीं रखा गया, वो राजा अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय समन से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, और उनको भी कर देने के लिए बाध्य किया गया कि आप भी कर दीजिए। उस समय में 3 प्रकार के कर हुआ करते थे। एक खराज होता था, एक कृषि मवेशियों पर कर होता था, और एक घर पर। तो खराज जो होता था कृषि पर कर होता था, मवेशी अगर रखते उस पर भी टैक्स देना होता था, और घर पे भी टैक्स देना होता था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। दक्षिण भारत पे अगर इन लोगों ने अगर विजय किया भी तो फिर बाद में स्वतंत्र हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों में ज़बरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वह अधिकार ज़्यादा दिनों तक रख नहीं पाते थे। 14वीं सदी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। उसने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ ज़मीनों में रहते थे, बांस के झुरमुटों में रहते थे, अपने को बचा के तुगलक वंश के राजाओं से। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी पे, जो आज की डेट में उज्बेकिस्तान कहलाता है, उस वक्त ट्रांसऑक्सियाना कहलाता था, उस जगह पे आक्रमण किया था मंगोल चंगेज खान, मंगोल नेता चंगेज खान। और उसके बाद शीघ्र दिल्ली पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों का शासन जो आक्रमण है ज़्यादा देखने को मिलता है। और मंगोलों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक अनेक सुधार किए। उसमें जो है मोहम्मद तुगलक जो है असफल रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सफल माने जाते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो सुधार किए गए थे उनमें उनके समय में 2 बार आक्रमण हुआ था, 2 बार हमला हुआ था। एक 1299 से 1300 ईस्वी में, एक 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए एक विशाल अस्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसका? मंगोलों का सामना करने के लिए। अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों के भोजन के लिए पैदावार का 50% हिस्सा टैक्स के रूप में लेता था, और इक्ता के स्थान पर नगद वेतन, जमीन नहीं दिया, अब नगद वेतन देने लगा।
और बाजार में चीज़ों की कीमत ना बढ़े इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी की देन है अलाउद्दीन खिलजी की अस्थायी सेना का गठन इसने किया था। जो नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फिर मोहम्मद तुगलक के समय में भी मंगोलों का आक्रमण देखने को मिलता है। तो ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये इनके द्वारा जो प्रयास चले गए थे अस्थायी सेना का, ये भी गठन किए थे। दिल्ली के सबसे पुराने शहर देहली कोहना को खाली करवाया गया था और उस पूरे शहर को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया। सेना को खिलाने के लिए अतिरिक्त कर लगाया गया जनता पर और उस दौरान अकाल की मार पड़ी थी। सैनिकों को नगद वेतन लेकिन कीमत नियंत्रण स्थान नगद वेतन दिया गया लेकिन टोकन मुद्रा चलवाया गया मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और ये जो है असफल प्रयास रहा क्योंकि ये सिक्के जो होते थे, जो टोकन होते थे, सस्ती मुद्रा के बनते थे, तो इनका जो है कहा जाता है कि जो 2 नंबर कहा जाता है नकली टोकन भी चलने लगा था बाजार में। कई जगह नकली टोकन संभव था बनाना। 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। जब तुगलक वंश खत्म होता है तो सैयद वंश और लोधी वंश का शासन रहता है 1526 तक। फिर तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे इन क्षेत्रों में। और शेर शाह जो सूर था वो 1540 से 45 ईस्वी तक दिल्ली का राजा रहा और हुमायूं को हरा के बना था। तो बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक का काम शुरू किया था, सासाराम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे। और 2 युद्ध में 1539 में और 1540 में, 1539 का जो युद्ध है चौसा का युद्ध कहलाता है और 1540 में कनौज का युद्ध, तो दोनों युद्धों में हारा है। 1540 में जो कनौज का युद्ध हुआ उस युद्ध में हार के बाद जो हुमायूं है भारत छोड़ के भाग गया था। और सूरवंश का जो समय रहा 15 वर्षों तक सूरवंश का शासनकाल रहा। फिर महान सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य को जब समेकित किया तो अपने प्रतिमान के रूप में जो शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाए, प्रशासन कैसे चलाया जाए, शेर शाह सूरी द्वारा जो प्रशासन व्यवस्था था उसको अपनाया अकबर ने। अब मुगल साम्राज्य 1526 में तो जो लोधी वंश है, लोधी वंश इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करता है बाबर, जिसको हम लोग जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो है आक्रमण करके और मुगल वंश की स्थापना होती है। मध्यकाल जो है इसमें किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रों में जहाँ लोग एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो वहाँ पे शासन कर पाना अत्यधिक कठिन था। लेकिन मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। 16वीं सदी में राज्य स्टार्ट होता है, 17वीं सदी में संपूर्ण जो भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इस पर अधिकार हो जाता है मुगलों द्वारा। उनके प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए गए उनके द्वारा, वो भले ही उनकी शासन व्यवस्था खत्म हो गई लेकिन बाद के समय तक भी उनको हटाना संभव नहीं रहा। बाद के समय में भी वो टिके रहे। मुगल शासकों का जो निवास स्थान है लाल किला माना जाता है। मुगल जो थे दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वो चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज हुआ करते थे। चंगेज खान उस वक्त चीन और मध्य एशिया में कुछ जगहों पर राज करता था और ईरान, इराक और वर्तमान जो तुर्की है वहाँ पे तैमूर लोग शासन कर रहे थे। तैमूर की मृत्यु 1404 में हो गई। मुगल जो थे मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे, वो तैमूर का वंशज होने पर गर्व करते थे क्योंकि तैमूर जो था दिल्ली पर कब्जा 1398 ईस्वी में कर चुका था और जो मंगोल थे यानी चंगेज खान जो था, चंगेज का मंगोलों से कई नरसंहार जुड़े हुए थे। इस वजह से जो मुगल साम्राज्य था वो अपने को मंगोलों का वंशज नहीं कहलवाना पसंद करता था। मुगलों की वंशावली जो है उसमें बाबर आक्रमण किया था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख था, उमर शेख के पिता का नाम अबू सैद था और अबू सैद के पिता का नाम मोहम्मद मिर्जा था, मोहम्मद मिर्जा के पिता का नाम मीरज शाह था। इनकी आगे की पीढ़ी का नाम है। फिर बाबर के बाद हम लोग जानते हैं बाबर का लड़का हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल जो वंश है एक तरीके से ख़त्म, समाप्ति हो गए, कगार पर कमज़ोर हुआ और उसका कोई महत्व एक तरीके से नहीं रहा, केवल सांकेतिक महत्व रहा। बाबर जो था
जो 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक भारत में राजा बना, तो ये 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी इसको मिला था। फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, वहाँ का राजा हुआ था 1494 ईस्वी में। जब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी तब उसको राजा बनाया गया फरगना का। मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक। उज्बेकों ने आक्रमण किया, तब ये बाबर को अपना जो है गद्दी छोड़ना पड़ा और 1504 ईस्वी में उसे काबुल पर, अब 1494 ईस्वी से लेकर इधर उधर घूमता रहा, 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। और फिर 1526 ईस्वी में पानीपत पर आक्रमण होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप और गोलीबारी का प्रयोग हुआ था। तोप चला था, गोलीबारी का प्रयोग हुआ था पहली बार। युद्ध में प्रयोग होने वाला बारूद की जो तकनीक है भारत में 14वीं शताब्दी में आ गई थी, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 16वीं सदी में हुआ था। आग्नेयास्त्रों के लिए बारूद का प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेश में हुआ था। अब हम लोग को जानना है कि मुगल सम्राट के प्रमुख जो अभियान रहे हैं, कौन कौन अभियान चलाया है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। जैसे बाबर था, बाबर द्वारा मुख्य रूप से 3 अभियान चलाए गए। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 जो है खानवा का युद्ध, राणा संगा को हराया गया। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जिसमें चंदेरी राजपूतों को हराया गया। हुमायूं का जो शासनकाल है 1530 से लेकर 1540, फिर 1555 से 56, ठीक है, बीच में शेर शाह सूरी का शासनकाल होता है। अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। उसका भाई मिर्जा कमरान था, ठीक है। हुमायूं का भाई का नाम क्या था? मिर्जा कमरान। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 में और 1540 में। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कनौज के युद्ध में। इसके बाद ईरान छोड़ के भागा। हुमायूं ने सफाविद शाह का मदद लिया और फिर से 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया। तो सफाविद शाह जो थे इनकी मदद किए थे, हुमायूं का मदद किया था। फिर अकबर आता है। अकबर का 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना अकबर, और अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक रहा। तो इसके शासनकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1556 से 1570 तक, फिर 1570 से 85 तक, फिर 1585 से 1605 ईस्वी में। ये जो 2 भाग है 1556 से 70, फिर 1570 से 85, इन दोनों भागों में मुख्य रूप से यही जानना है कि अकबर जो है युद्ध करते रहा। 1556 से 1570 का जो समय है, इसमें अकबर जो है अपने जो संरक्षक थे बैरम खान, अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया और सारे लोग जो इनका सहायता कर रहा था शासन करने में, इन लोगों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान, सूरी वंश के जो शासक थे और अन्य अफगान जो सरदार थे, निकटवर्ती जो राज्य मालवा और गोंडवाना थे, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया 1556 से 1570 ईस्वी के समय में। फिर 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ थी और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया, मुख्य रूप से अपने सदरुओं पर कब्जा। और सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ जो थी और जो रणथंभौर था, 1568 में चित्तौड़ पे और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया गया। फिर 1570 से 85 ईस्वी का जो समय है, इसमें भी अभियान ही चले अकबर द्वारा। जैसे गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ, फिर बिहार बंगाल वाला जो उड़ीसा वाला अभियान है, इस क्षेत्र में भी अभियान चला इसी समय में। और 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुआ। फिर जो तीसरा जो इसका जो भाग है 1585 से 1605 ईस्वी, इसमें जो है अकबर का साम्राज्य विस्तार हुआ है। 1585 से 1650 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार, सफाविदों को हराया गया, अफगानिस्तान को कब्जा में किया गया, कश्मीर को जोड़ा गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को अपने राज्य में मिलाया गया। दक्कन में अभियान की शुरुआत बरार खानदेश और अहमदनगर, जो दक्कन का पठार है इस क्षेत्र में, बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाया गया। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता जो है सलीम के विद्रोह के कारण थोड़ी लड़खड़ाई थी। तो सलीम जो व्यक्ति थे उन्हें वहीं आगे चल के जहांगीर बने, और सलीम जो जहांगीर का असली नाम सलीम ही आता है। फिर जहांगीर का जो समय 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। फिर इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, इसके द्वारा भी जहांगीर के द्वारा, जो पूर्णतः सफल नहीं रहा। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम थे। खुर्रम ने विद्रोह किया और वही खुर्रम आगे चल के शाहजहां कहलाए।
शाहजहां का जो समय है 1627 से 1658 ईस्वी का समय है। दक्कन में शाहजहां का अभियान हुआ। अफगान अफजाद खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमद खान के विरुद्ध अभियान हुआ, इसमें बुंदेलियों की हार हुई। अहमदनगर जो था, अहमदनगर के विरुद्ध में अभियान ये शाहजहां भी करते हैं और इसमें बुंदेलियों की हार हुई थी। इसके कारण कंधार जो है उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए, उत्तर पश्चिम में जाला इलाका है, बल्ख पर कब्जा करने के लिए ये शाहजहां जो थे आक्रमण किए थे, लेकिन असफल रहा था। असफल रहने के चलते जो अफगानिस्तान को मिलाया गया था सफाविदों को हराकर, वो अकबर द्वारा वो शाहजहां गंवाते रहे। फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ सफाविदों का। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की जो जीत मानी जाती है, औरंगजेब की विजय हुआ। शाहजहां उसकी शेष जिंदगी, शाहजहां और उनके बाद का जो समय उनको जेल में बंद कर दिया गया। फिर औरंगजेब का जो समय आता है 1658 से 1707 ईस्वी के बीच का समय होता है। इस समय में 1663 में अहोमों की पराजय हुई। मुख्य जो घटना रहा अहोम विद्रोह रहा, उनकी पराजय हुई 1680 में, लेकिन फिर से विद्रोह हुआ। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया इसी समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। कारण क्या था? आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप हो रहा था। मुगल आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, उत्तराधिकारी के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, खास करके औरंगजेब के समय में। तो इस वजह से मारवाड़ के राठौड़ जो राजपूत थे मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किए। प्रारंभ में शिवाजी के विरुद्ध अभियान सफल रहा औरंगजेब का, लेकिन औरंगजेब ने अपमान किया। इसके बदले में जो शिवाजी थे, शिवाजी आगरा के कैद में बंद थे, वहाँ से भाग गए। फिर जो औरंगजेब है, औरंगजेब का लड़का राजकुमार अकबर नाम था, उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। मराठों ने सहयोग किया विद्रोह करने में, और दक्कन का जो सल्तनत है, दक्कन की जो सत्ता थी, वो भी सहायता की। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी, क्योंकि दक्कन जो है सहयोग कर रहा था अकबर उसके लड़के का विद्रोह करने के लिए। इस वजह से दक्कन में सेनाएं भेजी गई। 1685 ईस्वी में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया गया। ये सारे जो दक्कन की सेनाएं थी, दक्कन के राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये 5 राज्य थे। तो बीजापुर को 1685 में, 1687 में गोलकुंडा को मिलाया गया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर से उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ, और उसके बाद जो है एक तरीके से मुगल वंश अपने पतन से स्टार्ट हो गया। औरंगजेब के बाद फिर मुगल वंश नहीं ऊपर उठा। मुगल जो थे ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। बड़े लड़के को सारा धन मिलेगा, वहीं राजा बनेगा, इस में विश्वास नहीं करते थे। ये जो पिता की संपत्ति होती थी उसको बांट दिया करते थे। ठीक है, सदायाद प्रथा को अपनाते थे। इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जहांगीर की माँ जो थी, यानी अकबर की जो पत्नी थी, वो कच्छावा की राजकुमारी थी, और वो अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, तो जहांगीर की माँ यानी अकबर की जो पत्नी थी, किसकी? कच्छावा की राजकुमारी, और अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ भी जो थी वो भी राठौर राजकुमारी थी। राठौर राजपूतों की जो राजकुमारी थी वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि मुगल जो थे केवल शासन करने में ही विश्वास नहीं करते रहे, शादी करके और संबंध स्थापित करने में भी विश्वास करते रहे। उनका यह मानना था कि शादी करके संबंध अगर स्थापित हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक शासन किया जा सकता है। और इस क्रम में अकबर और शाहजहां ने अपना जो है अकबर और जहांगीर दोनों ने ये प्रथा अपनाई। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में जो नौकरशाह थे, जो ऑफिसर थे, उनको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहता था। शुरू में उन्होंने तुर्की सरदारों की नियुक्ति की, लेकिन बाद में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को शामिल किया। किसमें? मनसबदारों में। सैन्य उत्तरदायित्व के हिसाब से मनसबदारों को घुड़सवार रखने पड़ते थे।
और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इसके बाद उन सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था राजा द्वारा। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे और 5000 जात की, जो 5000 जात के पदवी के थे, 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या जो है 79 हो गई, 79 29 से। लेकिन मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार अपनी जागीर पर ही नहीं रहते थे, वहाँ पे जो मुक्ति होते थे सल्तनत काल में, वो ज़मीन से ही टैक्स लेते थे। लेकिन यहाँ पे इनको ज़मीन दिया जाता था, ज़मीन से टैक्स तो मिलता था, लेकिन इनकी जो सेवा करनी होती थी दूसरे इलाकों में ये सेवा करते थे। तो अलग अलग मनसबदार और मुक्ति अलग अलग, इनका अलग अलग अधिकार हुआ करता था। अकबर के शासनकाल में जागीरों का राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर होता था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब उसका राजस्व वेतन से बहुत कम रह गया। यानी अकबर के शासनकाल में जो मनसबदार थे ज़्यादा धनी थे और औरंगजेब के शासनकाल में कम उनको पैसा मिलने लगा, जो जागीर के रूप में जो पैसा मिलता था वो। ठीक है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, जिसे जमींदार वसूला करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री थे, नाम था टोडरमल। इन्होंने 10 वर्ष के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया था, सर्वे किया था। इसके आधार पर नगद कर निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबों को, अब किस तरीके से प्रशासन चल रहा था, प्रत्येक सूबों को राजस्व मंडल में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। कहने का मतलब है कि पहले सर्वे किया गया, सर्वे करके और नगद टैक्स जो है, नगद टैक्स निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबों को राजस्व मंडल में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था थी इसको जब्ती प्रणाली कहा गया। यह व्यवस्था गुजरात और बंगाल में नहीं थी। जब्ती प्रणाली गुजरात बंगाल में नहीं थी। 17वीं शताब्दी के अंत में किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती किसने? किसान विद्रोह ने दी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को उसके शासनकाल का इतिहास लिखने का जिम्मेदारी दी। अबुल फजल उसके मित्र भी थे और दरबारी भी थे, तो उनको इतिहास लिखने का कि मुगल काल का इतिहास लिखा जाए। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में 3 बुक में करके लिखा और शीर्षक अकबरनामा रखा गया। ठीक है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान रखा गया, अकबर के पूर्वजों का वर्णन रहा। दूसरी जो जिल्द थी उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है और तीसरी जिल्द जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो तीनों जिल्द में अलग अलग, पहले जिल्द थी अकबर के पूर्वजों का वर्णन, दूसरे जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटना और तीसरे जिल्द में प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व, साम्राज्य का ब्यौरा, तीसरे जिल्द जिसको आईने अकबरी कहा जाता है। और अकबर का प्रशासन किस पर, अकबर का जो पूरा साम्राज्य था कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। प्रत्येक सूबा में एक विधि अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। सूबा में एक विधि अधिकारी होता था जिसे क्या कहा जाता था? दीवान। कानून व्यवस्था बनाने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग मिलता था, जैसे बख्शी होते थे, सैनिक वेतनाधिकारी को बख्शी कहा जाता था। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले कार्य का जो मंत्री होता था उसे सदर कहा जाता था। सेना नायक को फौजदार कहा जाता था। पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। तो जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार जो होते थे, सूबा के जो विधि अधिकारी, सूबे के जो प्रशासक होते थे सूबेदार को ये सारे लोग बख्शी हो गए, सदर हो गए या कोतवाल हो गए, फौजदार हो गए, ये लोग क्या करते थे? ये लोग सहायता करते थे शासन करने में। मेहरुनिसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। और अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों के साथ धार्मिक मामलों पर चर्चा किया था। ये चर्चा जो हुई थी इबादत खाना में हुई थी। तो धार्मिक मामलों पर चर्चा अकबर द्वारा की गई थी। किसके? ब्राह्मणों, उलेमा यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और जो ईसाई धर्म है, इनके साथ चर्चा हुआ था। अकबर चर्चा किया था इबादत खाना में, फतेहपुर सिकरी में जगह है। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि, अबुल फजल इसका चूँकि अकबर का मित्र था और उसने जो है
अकबर नामक पुस्तक लिखी, तो अकबरनामा को 3 जिल्दों में लिखा गया था, तीसरा जिल्द आईन अकबरी है। तो उसने बताया कि उसका जो एक तरीके से कहा जाए शासन करने के लिए एक विचार उसने दिया, सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित था। उसने बताया कि शासन देश बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अभी, यानी सुलह-ए-कुल का मतलब हर धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी लोगों का सम्मान किया जाए। अकबर ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में मकत खाना बनवाया, यानी अनुवाद ब्यूरो। अनुवाद उसी क्रम में महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था, रजमनामा जिसको कहा जाता है, अकबर द्वारा ही करवाया गया था। फिर 16वीं सदी में मुगलों के समकालीन ऑटोमन तुर्क सुल्तान सुलेमान शामिल हैं, जिसमें राज्य का विस्तार यूरोप की तरफ हुआ। यूरोप में उसी समय में ये सुलेमानों का जो ऑटोमन तुर्कों का विस्तार हुआ। सम्राट को अल कानूनी का खिताब मिला था। अकबर के जो समकालीन शासक थे, इंग्लैंड के शासक जो रानी एलिजाबेथ थी, अकबर की समकालीन थी। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, ये भी अकबर का समकालीन था। और रूसी शासक इवान चतुर्थ बेसिलियाविच, ये भी अकबर का समकालीन था। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। पहल का फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और शेष जो 4 मंजिल है, शेष 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया 1229 के आसपास। इस निर्माण की मरम्मत जो है कई सारे शासकों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मोहम्मद तुगलक द्वारा, इब्राहिम लोदी द्वारा करवाया गया। मरम्मत ये सारे लोग करवाए हैं, 2 लोग मिलकर बनवाए हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली एतिका और 4 जो इसके फ्लोर हैं उनका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया, और इसका मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और इब्राहिम लोदी ने करवाया था। राजस्थान में बूंदी जगह है, बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी है, ठीक है। रानी की बावड़ी कहाँ है? राजस्थान में बूंदी में। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नथावत ने करवाया था। रानी की बावड़ी का निर्माण किसने? रानी नथावत ने करवाया था। और ये रानी नथावत थी कौन? जो बूंदी के महाराजा थे, राजा अनिरुद्ध सिंह, उनकी रानी थी रानी नथावत। उन्होंने रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया था राजस्थान में बूंदी जगह पे। फिर उसी वक्त कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। चारूपल्लम का अर्थ चढ़ाईदार रास्ते का गांव होता है, और जो उस वक्त जो मंदिर बनते थे दक्षिण भारत में, वो जो मंदिर होते थे द्रविड़ शैली से निर्मित होते थे। तो द्रविड़ शैली में होता क्या था कि कई सारे मंदिरों कि नीचे ही सारा नक्शा बना दिया जाता था, उसके बाद ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ऊपर चढ़ाने के लिए स्लोपिंग बनाया जाता था, उसके माध्यम से ऊपर चढ़ाया जाता था। तो स्लोपिंग है। चारूपल्लम आज भी वहाँ पे गांव है, इसका मतलब होता है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव होता है। तंजावुर में राजराजेश्वर जो मंदिर है, जो चूल शासक विजयालय ने बनवाया था उन मुटरियारों को हरा के, तो वहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर है। तंजावुर का निर्माण तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनी मंदिर का निर्माण विजयालय द्वारा करवाया गया था। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया। 12वीं सदी के निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का उपयोग होने लगा। उससे पहले जो पत्थरे से होता था। जब इन लोगों का आगमन हुआ, मुसलमानों का आगमन हुआ, मुसलमान सल्तनत स्वयं को अल्लाह की परछाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी जो है, आबादी जिसको कहा जाता है या आबाद कहा जाता है, ये शब्द आब से बना है। आब का मतलब पानी होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या या समृद्धि दोनों होता है। हौज सुल्तानी नामक तालाब का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो हौज सुल्तानी तालाब का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो 9वीं शताब्दी के आरंभ में किसने? पांड्यन राजा, पांड्य वंश के राजा थे श्रीमंत श्रीवल्लभ, इन्होंने आक्रमण किया था श्रीलंका पर और राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। इसके विषय में धम्मकीर्ति में लिखा गया है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें ले गया था श्रीमन्त श्रीवल्लभ ने। इसके बदले में अगले सिंगली शासक सेन द्वितीय थे, उन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मदुरई पर आक्रमण हो गया। इस अभियान में बुद्ध की मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण। ये कहा जाता है कि वहाँ से बहुत सारा सोना गहना और बुद्ध की जो सोने की प्रतिमा थी उसको भी लेके आया गया था श्रीमंत श्रीवल्लभ द्वारा। पांड्य वंश के राजा थे।
तो अगले जो वहाँ के श्रीलंका के शासक हुए सिंघली वंश के, उन्होंने आदेश दिया कि फिर से मदुरई पर आक्रमण किया जाए, और आक्रमण करके मेन मुख्य प्रयास रहा कि उन सारे जो बुद्ध की प्रतिमा थी उनको खोजना, उनको खोज के ले जाना, ये प्रयास किया गया था। 11वीं सदी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने पराजित शासकों जैसे चालुक्य हो गए, चालुक्य से प्राप्त सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से भैरव और भैरवी की प्रतिमा, बंगाल के पारो से काली की मूर्ति से मंदिरों को भर दिया। ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था राजेंद्र प्रथम द्वारा, तो इन्होंने जितने सारे राजवंशों को हराया था वहाँ से मूर्ति ले लेके, मूर्ति चूँकि कीमती होते थे तो उन मूर्तियों को ले जाके उस मंदिर में जाके जमा करवाया गया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, और उसी वक्त मतलब मूर्तियाँ जो होती थी महंगी होती थी, तो वही कारण है कि महमूद जो गजनवी रहा वो भारत में आक्रमण किया, तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या रहा कि मंदिरों पर आक्रमण किया जाए, मंदिरों से पैसा लूटा जाए। मंदिरों में उस वक्त बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे। ठीक है। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। शाहजहां का जो सिंहासन जिस मंच पर रखा गया है उसे प्राय किबला कहा जाता था, और शाहजहां का सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ कार्य किए गए हैं, जिसमें यूनानी देवता आर्फियस की बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में राजधानी आगरा थी। ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग योजना, जिसको 4 बाग कहा जाता है, 4 बाग योजना जो मुगलों की योजना है, इस बाग योजना में निवास स्थान बीच में स्थित न होकर, नदी तट योजना में क्या होता था कि निवास स्थान किनारे होता था, और जो 4 बाग योजना है उसमें निवास स्थान बीच में होता था, और बाग होते थे, बाग के बीचों बीच नहरें होती थी, चार भागों में समांतर रूप से काटती हुई। ठीक है। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव रहा। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों को वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती है। गोविंद देव मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई जो महल है गुजरात की वास्तुकला से प्रभावित है। गोथिक शैली की विशेषता क्या रही? गोथिक शैली उस वक्त जो थी वास्तुकलात्मक शैली थी, तो नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते थे, रंगीन कांच का प्रयोग उसमें किया जाता था, उड़ते हुए जो जुराबें होती थी। इस शैली के सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। टोडा निर्माण शैली छत, दरवाजा और खिड़कियों को 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ हथिर रख के बनाए रखने की जो कला थी, चापाकार शैली थी। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की आधी जो रचना है उसका भार मेहराबों पर डाला जाता था। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी, कावेरी नदी के पास बना शहर तंजावुर, और तंजावुर नगर का वास्तुकार जो कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन था, और तंजावुर शहर की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी, और वास्तुकार राज पेरुथच्चन। चोल साम्राज्य में राजा मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। तंजावुर और एरूर शहर कपड़ा उत्पादन के केंद्र थे। कांसा धातु तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। चोलकालीन जो कांस्य मूर्तियां हैं लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। तमिलनाडु के मंदिर नगर कांचीपुरम और मदुरई, और आंध्र प्रदेश के मंदिर नगर तिरुपति। अजमेर में 12वीं सदी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बसे थे। पुष्कर सरोवर अजमेर के पास है। तो हम लोग जो है आधा इसका पूरा किए हैं, अगला सेशन आधा जो है नेक्स्ट जो होगा उसमें कर लिया जाएगा।